नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोलते हैं कि पंडितों ने वर्ण जाति बनाई है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली धर्म नहीं है। ऐसी बात करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? वह तथाकथित संगठन चुप क्यों हैं? तो आपको बता दें कि सीएम ने निशाना साधा है, जिस पर पीएम और मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है। एक तरफ जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बोला था कि पंडितों ने वर्ण जाति बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली धर्म नहीं है। तो अभी वाइस सिविल एरिया मांग रखी से अब समझौता आया तो संघ छोड़ोनी कहीं कहीं देर लगी हो रहा है ना। तो सबसे पहली समझौता में उप तहसील बनाने की घोषणा करा था और नगर पंचायत समझौता में नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण की भी घोषणा करा था। अब तुम्हारा तालीम लेनी बजा था, मैं आगे नहीं पढ़ा। समझौता में केंद्रीय सरकारी बैंक खोले जाए तेकरो घोषणा करा था। उप स्वास्थ्य केंद्र समझौता का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा, ऐसा घोषणा। ग्राम अमोदी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। बदरसी और भंडारपुरी में उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। कुरासी व चपरीद में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। ऐसा में पुलिस चौकी जल्द प्रारंभ करवा दिया जाएगा। अब पकड़ के लेगी। मजीठा से परसवानी तक सड़क मार्ग का निर्माण, ग्राम परसवानी से ढोरकी नाला में पुलिया का निर्माण, गोरी से चंडी मंडी तक के सड़क निर्माण और झंडू गांव पर से बरसी पड़ेगा। बरसी के कहाँ बनाना है? अच्छा, आंतरिक सड़क मार्ग लिख लो भाई। हाँ, और समझौता में बालक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। एक साथ साथ अपन बात में समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आरक्षण विधेयक को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि यह दुर्भाग्यजनक है। कोर्ट ने जब नोटिस दिया तो उसका जवाब देना चाहिए, कोर्ट के बाहर जवाब नहीं देना चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस जारी करने के मामले में राजभवन ने स्थिति स्पष्ट की है। राजभवन ने बताया कि हाईकोर्ट राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक लगाई है। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। उसको ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है वो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। और कोर्ट ने यदि कहा है, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, कोर्ट ने कहा है उसको नोटिस दिया तो नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए। आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है तो। और यदि वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से ही पूछ के लगाएंगे ना, क्योंकि हमारी सलाह से
सरकार की सलाह से राज्यपाल काम करते रहे। वहीं अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के विवाद की वजह से एलआईसी और एसबीआई जैसी वित्तीय संस्थाओं में जमा बचत पर खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है और देश भर में एसबीआई और एलआईसी इंश्योरेंस के कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसद इस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों के पैसे एसबीआई और एलआईसी में जमा हैं, जो उनके जीवन भर की कमाई है, जिस वजह से केंद्र सरकार को मुद्दे से भागना नहीं चाहिए बल्कि जनता को जवाब देना चाहिए। तो आपको बता दें कि इन दिनों जो विवाद भड़का हुआ है अडानी ग्रुप को और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर, अब इसी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसबीआई और एलआईसी इंश्योरेंस के कार्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, उस पर सीएम का कहना है कि वे लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसद इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को दबाने का कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। उधर बुरहानपुर में कांग्रेस ने प्रेस मीट का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव अजय रघुवंशी ने बीजेपी की विकास यात्रा पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि बीजेपी विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। किसानों के साथ छल करने के बाद भी किसानों के हितों की बात कर रही है। देश विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसे बीजेपी पूरी तरह से बर्बाद करने में लगी हुई है। तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिस पर विकास यात्रा पर कांग्रेस महासचिव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास नहीं विनाश यात्रा कर रही है बीजेपी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से देश को बर्बाद कर रही है। मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में 25 गुना ज्यादा कर्जा मध्य प्रदेश पर हो चुका है। तो क्या आखिरकार हम ये पूछना चाहते हैं कि बुरहानपुर की जनता को या मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पर युवाओं को क्या चाहिए? यही विकास है जो ताप्ती मिल बन पड़ी, इसी का इन्होंने विकास किया। जो पावरलूम बुनकर्स के लिए 18 एकड़ जमीन का हमने कमलनाथ सरकार में मॉर्गेज जमीन पे एक्वायर किया, जमीन उद्योग विभाग को दी, जमीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पेमेंट दिया, क्या उसमें अभी तक बुनकरों को जमीन पे देने का कोई कार्यक्रम किया? यही विकास है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी की संयुक्त कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक में शामिल हुए और साथ ही साथ बताते चले कि पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक में मौजूद। पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। सभी प्रकोष्ठों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो बताते चले कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इसी को लेकर संयुक्त कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक हो रही है, जहां पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल हैं, जहां पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और सभी प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संयुक्त ये बैठक चल रही है कार्य समिति की, और बैठक में पूर्व सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं, जहां पर मंथन किया जा रहा है और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो वो कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी प्रकोष्ठों को उनकी जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। तो तस्वीरें हैं कुशाभाऊ ठाकरे की, जहां पर बीजेपी की संयुक्त कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ रणनीति भी तैयार की जा रही है कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार को घेरा जाए और जीत दर्ज की जाए। तो रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे में ये बैठक हो रही है, जहां पर बीजेपी की संयुक्त कार्य समिति की ये बैठक है और बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व सीएम भी शामिल हैं। उधर सीएम के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से देश में कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस सरकार ने शुरू से ही किसानों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने दबा कर रखा। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितना किसानों को लाभ हुआ है, इसका आंकड़ा जारी करना चाहिए। आंकड़ों के साथ साथ आपको बताते चलें कि कांग्रेस को राशि भी जारी करना चाहिए। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम ना करे। देखिए, पिछले लंबे समय तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और किसानों के साथ उपेक्षा करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार, प्रदेश की कांग्रेस सरकार करती रही है। किसानों की तरक्की और किसानों को आगे बढ़ाने का काम हमारी जब सरकार बनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमने किसानों की तरक्की के लिए खूब काम किए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को वर्षों से दबाकर बैठने वाली कांग्रेस, भूपेश बघेल जी ये बात ना कहें और आंकड़े जारी करें कि आपके समय आप कितने प्रतिशत किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदते थे, हमारे समय पर हमने कितने प्रतिशत किसानों का धान खरीदा, एमएसपी का कितना भुगतान यूपीए सरकार में हुआ और हमारी सरकार में कितना हुआ। आप किसानों के साथ शोषण करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% हमने बढ़ाया, वो घटा आपकी कारण। और इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का नाटक आपने किया, अपने ही कार्यकर्ताओं को भेजकर उस पर स्थगन करवाया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण देने का काम हमने किया, हमने विधानसभा में पूरा समर्थन किया। आज राजभवन जो जानकारी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मांग रहे हैं, राज्य सरकार वो देने से भाग रही है और आरक्षण के नाम पर भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी राजनीति बंद करे। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। आरक्षण छत्तीसगढ़ के लोगों को शीघ्र मिलना चाहिए। उधर बीजेपुर के विधायक विक्रम मंडावी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नीलकंठ ककेम के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे और शोककुल परिवार से मिलकर परिवार का ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौड़ समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक विक्रम मंडावी के साथ थे। आपको बता दें कि बीते रविवार को
नीलकंठ का कैंप पर अज्ञात नक्सलियों ने उनके गृहगाम पिंकराम में धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें नीलकंठ का कैंप की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंगलवार को सुबह सीआरपीएफ के एक जवान ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला सर्विस राइफल से खुद ही खत्म कर ली। आपको बता दें कि जवान नक्सल मोर्चे पर तैनात था और 3 दिन पहले ही छुट्टी से कैंप लौटा था। जवान के खुदकुशी करने का कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है। सूचना मिलने पर पुलिस और अफसर मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल का माहौल चल रहा है। सब जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तर्ज पर आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बीजापुर ने भी हड़ताल जारी रखी है। यहां हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिसमें जिले के 1000 लगभग शिक्षक अपने ब्लॉक पर बैठे हैं, जिसमें पूरे जिले के 599 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। जिला बीजापुर में आज वेतन विसंगति को लेकर के सहायक फेडरेशन संघ और समग्र शिक्षा के सारे शिक्षक साथी एक साथ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखना यह है कि इनकी मांगों को कब सरकार पूरी करती है। हम फिलहाल उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर यह क्या मामला है जिसको लेकर के ये सारे शिक्षक फेडरेशन संघ के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही हड़ताल पर बैठते हैं तो उम्मीद क्या लगाई जा सकती है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे स्कूलों में और शालाएं कैसी चल रही होंगी। हालांकि बीजापुर जैसा इलाका है, क्षेत्र है, जहां पर आज बंद शालाओं के नाम पर काफी सारे स्कूलों को खोला गया, परंतु आज के दिनांक में आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे शिक्षक जो है यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, तो वो बंद शालाओं में क्या स्थिति बनी हुई होंगी। हम जानना चाहेंगे कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हीं से कि ये क्या हड़ताल है और ये किस लिए यहाँ पे बैठे हैं और इनकी क्या ऐसी विशेष मांग है जिनको लेकर के ये सरकार को घेर रहे हैं। पहला भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहसिन खान है। अच्छा, आप लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हैं और कब से बैठे हो? हमारा मांग है वेतन विसंगति दूर करना। हम लोग सरकार के आने से पहले जब गवर्नमेंट आया था उसके पहले ही उसने मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि आपका वेतन दूर किया जाएगा, लेकिन हम लोग 4 साल से हड़ताल पर हड़ताल कर रहे हैं, चाहे सड़क से लेकर अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, मगर आज तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मजबूरीवश हड़ताल में बैठे हैं। तो ये आप लोगों की जो मांग है, एक सूत्रीय जो मांग आप लोग बता रहे हैं अपनी वेतन विसंगति को, ये किस प्रकार का वेतन विसंगति, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे इसको। जब हम लोग का संविलियन हुआ था उसके बाद से वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो अंतर, संविलियन के बाद जो अंतर हुआ था 1 से 2,000 का अंतर था, मगर वर्ग 2 और 3 के बीच में जो अंतर था 10 से 12,000 का अंतर था। तो इसी अंतर को कम करने के लिए हम लोग वेतन विसंगति को मांग कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ महिला शिक्षक भी है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती शबाना परवीन है। अच्छा मैडम, आप कौन से स्कूल से हैं और कब से यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं? हम लोग विगत 2 दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। मैं अभी कोकड़ापारा में पदस्थ हूँ और हमारी मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति दूर करना। सरकार से आग्रह है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। जी, तो ये जो आप लोग हड़ताल पे आज बैठ गए हैं, यहाँ पे 2 दिन हो रहा है, तो वहाँ स्कूलों में क्या कंडीशन बना होगा? स्कूलों में कैसे कर रहे होंगे? स्कूलों में तो तालाबंदी की स्थिति है और बाकी अब प्रशासन अपने हिसाब से जो तैयारी कर सकती है वो करे। बाकी हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो स्कूलों में क्या कंडीशन बन रहा होगा? स्कूलों में तो जो रेगुलर शिक्षक हम लोग कार्यरत हैं सर हमारे स्कूलों में,
और साथ ही साथ हम लोग वही चाह रहे हैं, हमारा जो मांग है जो सहायक शिक्षक और शिक्षक के बीच में और वर्ग 1 के बीच में जितनी जो बहुत ज्यादा गैप है उसको, क्योंकि काम तो एक है, बच्चों को पढ़ाने का काम तो सभी कर रहे हैं और यही अंतर को ये करना, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दिनों दिन समस्या बढ़ते ही जा रही है, महंगाई आसमान छू रहे हैं और उसी में हमको अपना पेट भी पालना है, बच्चों का भी पेट भी पालना है। तो हमारा पेट ही भूखा रहेगा तो हम बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आप लोग तो यहाँ बैठ गए हैं 2 दिन से, लेकिन वहाँ पे बच्चों का क्या हालात बन रहे होंगे, क्या कंडीशन बन रहा होगा, कभी ये सोचा है आप लोगों ने? बिल्कुल, बच्चों की हमें चिंता है, सरकार हमारी चिंता करती है, ऐसा वो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था अपने बातों में हमारे प्रतिनिधि मंडल से, लेकिन आज तक हमारी चिंता नहीं की है। उस दिन हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, संडे को बुलाया गया था, डेलीगेशन से और टाइम मांगा उन्होंने, लेकिन अब समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। बच्चों की भी हमें चिंता है, लेकिन सरकार को उससे पहले हमारी चिंता करनी पड़ेगी। हम ही भूखे रहेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आज जो वेतन विसंगति की मांग को लेकर के हम पिछले 4 सालों से सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ी है। एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक अधिकारी, हर एक से हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेकर के अवगत कराया, लेकिन आज तक प्रशासन शायद गहरी नींद में है। इसीलिए हमें आज फिर से इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करना पड़ा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे शिक्षकों को, शिक्षक किस हालात में और किस मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं और किन परेशानियों का सामना करते हुए हड़ताल पर बैठे हैं। क्योंकि बच्चे जब बगैर शिक्षक के स्कूलों में रहते हैं तो हालात काफी सारे गंभीर होने लगते हैं और काफी गंभीर होते भी है, क्योंकि ये जो जिला है बीजापुर जिला, जहाँ पे इतनी कठिन परिस्थितियां होती है शिक्षकों के लिए, क्योंकि वो किन हालातों में वो अपने स्कूलों में जाते हैं और किन हालातों में वहां बच्चों को पढ़वाते हैं, और उसके बाद में जब इस प्रकार के इनके ऊपर आंचल आता है तो ये लोग किस प्रकार से हड़ताल पर बैठते हैं और इन हड़ताल को पूरा कर। वहीं समाज सेवी राजेश पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके चलते उन्होंने यह खुलासा किया कि विधायक प्रदीप जायसवाल ने जो उन पर आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप गलत और निराधार हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण ऐसे गलत सलत और संस्कार विहीन भाषण दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। जनता के हितों की आड़ को लेकर खुद का उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप जायसवाल ये बस अतिरिक्त आमदनी के लिए कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज की तारीख में भी उनके ही मकान में हमारा रेत घाट का ऑफिस चल रहा है और वो अभी से नहीं चल रहा, विगत करीब 15 वर्षों से चल रहा है। तो ये सारी चीजें उनके सब संज्ञान में है। वो ना कहीं जनता के हित में कोई समर्थन दिए हैं, न कोई विधानसभा क्षेत्र के हित में समर्थन दिए हैं। उनको निहित स्वार्थ के चलते उनके स्वार्थों की पूर्ति पिछले 1 वर्ष से जो अतिरिक्त रूप से उनके स्वार्थ पूर्ति का एक जो 15 महीने की सरकार में उन्होंने अपना एक जरिया बनाया था, उस जरिए में रुकावट आने के कारण जो उनको शेयर में मिलता था, जो उनको जो कुछ भी मिलता था, वो सारी चीजें मिल रही हैं, खुद भागीदार हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।